हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट ये है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to a 1 upon x raised to power n dx converges if n is less than 1 and diverges if n is greater than or equal to 1। यानी कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी होगी और डाइवर्ज कब करेगा जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। दोस्तों, ये अपने आप एक तो थ्योरम तो है ही, इसको अपन प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक ऐसा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग जब सवालों को जब हम हल करेंगे, ठीक है, आगे चल करके जब हमारे पास इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए जब हमारे पास सवाल आएंगे तो उसमें हम इस रिजल्ट का, इस थ्योरम के स्टेटमेंट का वहां पे बहुत ज्यादा वहां पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसी की मदद से हम डायरेक्ट वहां पे डिक्लेयर करेंगे कि अर्थात ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो इस रिजल्ट का वहां बहुत यूज होने वाला है। तो इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, उनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। वे सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इसके जो पहले वाला यूनिट है, रिमान इंटीग्रेशन, उस पर भी कंप्लीट वीडियो सीरीज बन चुकी है और उसके भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वे सारे के सारे वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके पूरे ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलने वाली है। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए अब हम जल्दी से इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल यदि है तो कौन से प्रकार वाला है, कौन से काइंड वाला ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। पहले इस बात का पता हम लगा लेते हैं। और अगर ये इम्प्रॉपर है तो जिस कारण से ये इम्प्रॉपर है उस कारण के हिसाब से फिर इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। वैसे इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत बेसिक तरीके से बहुत डिटेल में समझा हुआ है इस टॉपिक को, तो आप जरूर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका थंबनेल में आप लेक्चर क्रमांक देख लीजिए और उस लेक्चर क्रमांक से ठीक एक पहले वाला लेक्चर क्रमांक वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को देखने से हमें ये पता चलता है कि सर इंटीग्रेशन की रेंज जो है वो तो फाइनाइट है। आपको माइनस अनंत या अनंत जैसी चीज दिख नहीं रही है इंटीग्रेशन की लिमिट में, ठीक है। इसका अर्थ है कि रेंज फाइनाइट है। परंतु जो हमारे पास इंटीग्रेंड है, यहाँ पे इंटीग्रेंड कौन है? यहाँ पे जो फंक्शन जिसका समाकलन किया जा रहा है यहाँ पे, अर्थात 1 अपॉन एक्स की घात n, तो ये इसको इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, चेक कीजिए कि क्या इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर ये इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रख रहा है, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल रहा है क्या जिस पर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है? तो हाँ, हमें ऐसा बिंदु मिल रहा है जिस पर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है, अर्थात अनंत हो जा रहा है, ठीक है। तो शून्य ऐसा बिंदु है, क्योंकि आप x के स्थान पर शून्य रख के सोचोगे तो 1/0 यानी अनंत होता है। तो शून्य हमारा समस्यात्मक बिंदु अर्थात प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, अर्थात इसी पॉइंट पर प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, या यूं कहिए कि यही एकमात्र ऐसा बिंदु है जो फंक्शन का इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, अनंत असांतत्य का बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप सभी को पता होगा, ठीक। अभी जितनी बातें हमने कही ना वो आप पूरे डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे कि भैया इस अंतराल में एकमात्र अनंत असांतत्य वाला बिंदु कौन है? शून्य है। इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट ये है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं आप सभी को पता होगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन से a dx अपॉन एक्स की घात n, या यूं कहिए कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन से a
डी एक्स अपॉन एक्स की घात एन, 0 प्लस एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर लीजिए, तो एक्स की घात एन का जब अपन समाकलन करते हैं तो वो वास्तव में, सॉरी ये 1 अपॉन एक्स की घात एन है ना, तो 1 अपॉन एक्स की घात को अपन, है ना भाई, 1 अपॉन एक्स की घात एन को हम लिख सकते हैं ऐसा, तो माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, इस तरीके से अपन उसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की घात माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, और फिर ये लिमिट लगा लेते हैं एप्सिलॉन से ए, और यहाँ सामने में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। इस तरीके से हमारा ये काम चलेगा दोस्तों। चलिए आप सभी देख सकते हैं माइनस एन प्लस वन यानी 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बाहर हो गया है। अब सुनिए, हम लगे हाथ क्या कर देते हैं कि x के स्थान पर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट दोनों रख देते हैं, है ना भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अपन रखते हैं। तो a की घात में हो जाएगा माइनस एन प्लस वन और माइनस एप्सिलॉन की घात में माइनस एन प्लस वन, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो अब ना अपने को यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहो तो आप उसको नीचे ला लो, ठीक है, या चाहो तो आप इसको ऐसा कर लो, जैसे ये नीचे आएगा तो क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन एन, देखो ये माइनस एन नीचे आके एन हो जाएगा और प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, ये ऐसे। तो क्या है, आगे चल करके समझने में आसानी होगा, ठीक। अब चलिए पूरा इसका वैल्यू आप निकाल दूंगा, इसको अपन इस तरीके से लिखे, फिर इसको ऐसा, फिर इंटीग्रेट करके ऐसे लाए। अब चलिए अब यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे, जैसे केस फर्स्ट में अपन ये मानकर चलते हैं, केस फर्स्ट में अपन क्या मानकर चलते हैं दोस्तों, केस फर्स्ट में अपन ये मानकर चलते हैं कि मान लीजिए कि n इज लेस देन 1, ठीक है, n 1 से छोटा है, ऐसे अपन मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट, हम मेन जो हमारा मकसद ना इस पे रहेगा, क्योंकि लिमिट एप्सिलॉन के लिए है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होने जा रहा है, ए को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ए की घात मतलब 1 अपॉन ए की घात में n माइनस वन तो बरकरार रहेगा, लिमिट एप्सिलॉन के लिए लग रहा है, इस पर विपत्ति आ सकती है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि n इज लेस देन 1 पर क्या इसका वैल्यू मिल रहा है, ये अपन चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इतने की बात करूं, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा अपन ये चेक करते हैं। n का मान 1 से छोटा है, चलिए अपने मन में आप कोई 1 से छोटा है n का कोई भी मान जो 1 से छोटा हो, तो आप सोचेंगे चलो सर 0 रख के देख लेते हैं। तो चलो अगर 0 रख के देखोगे n के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की घात में 0 माइनस वन, यानी एप्सिलॉन की घात में माइनस वन, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन हो जाएगा, सीधी सी बात है, एप्सिलॉन की घात में माइनस वन ऊपर जाके एप्सिलॉन की घात में 1, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी एप्सिलॉन के स्थान पर जब आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, कोई अनंत या माइनस अनंत जैसी चीज नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जब ये 0 हो गया, तो ये 0 हो जाने पर आपके पास केवल क्या बचेगा, आप खुद बता दीजिए। तो इस पूरे का वैल्यू केवल आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये वाला चीज तो 0 हो गया, लिमिट इस भाई इस पे तो एप्सिलॉन अपने को दिख ही नहीं रहा है ना, तो ये लिमिट अगर इस पे अप्लाई करोगे भी तब भी वो इतना ही का इतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि लिमिट एप्सिलॉन के लिए तो वो इस पे इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा नहीं। तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, ये वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन ए की घात में n माइनस वन। तो इस तरीके से मिलेगा दोस्तों, यानी कि ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है n इज लेस देन 1 के लिए, अर्थात ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है n इज लेस देन 1 के लिए। तो ये एक रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। ये किसका मान आपने निकाला, ये इसका मान आपने निकाला, वास्तव में ये आखिर यहीं से हल होना शुरू हुआ है, ऐसे करते करते पूरा सॉल्व करते करते अब यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू मिल गया, यानी कि कन्वर्जेंट है। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं, जब n इज ग्रेटर देन 1, ऐसी स्थिति में, है ना भाई, यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक आप लोग जमा के लिखिएगा दोस्तों, समझाते समझाते हम पूरे चीज़ों को, पूरे वर्ड्स को लिख नहीं पा रहे हैं, परंतु जब आप अपने नोटबुक में इसको बनाएंगे तो पूरा सिस्टमेटिक लिखिएगा, ताकि आप परीक्षा में भी सिस्टमेटिक अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए n इज ग्रेटर देन 1 की स्थिति में आप देख सकते हैं, इतने का मेन ध्यान रखेंगे अपन कि क्योंकि लिमिट एप्सिलॉन के लिए लगाई जाती है ना, तो आप
ये सोचो कि अब इसका मान कितना होगा, n इज ग्रेटर देन 1। चलिए आप अपने मन में कोई ऐसा n का मान सोचो जो 1 से बड़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं 2 सोचता हूँ, तो 2 यहाँ पे रख के देखोगे n के स्थान पर, तो 2 - 1 यानी 1, तो 1/एप्सिलॉन रहेगा। तो एप्सिलॉन के स्थान पर 0 रखोगे तो 1/0 अनंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस पे लिमिट ऑपरेट करने से, इस पे लिमिट लगाने से अनंत हो जा रहा है। अब जब ये अनंत हो जा रहा है तो सामने रखी चीजें फिर अनंत के सामने टिकेंगी नहीं, तो पूरा का पूरा अनंत। ठीक है, तो कुल मिला के यूं कहिए कि डाइवर्जेंट है सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको अभी मिली है, कितनी मिली, माइनस अनंत मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि कन्वर्जेंट नहीं है ये। n इज ग्रेटर देन 1 पर क्या है, ये इंटीग्रल क्या है, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हुआ, ये डाइवर्जेंट हो गया। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब केस नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक, केस नंबर 3 में जब n = 1 मान के चलते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमको गाड़ी यहीं से आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि देखो ये वाला फॉर्मूला तब नहीं लगेगा ना जब n = 1 होगा, तो ये वास्तव में 1/x हो जाएगा, है ना। और ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, बल्कि आपको पता होगा ये होता है log x। ठीक है, तो log तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, परंतु मुझे पहले तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से जो अपन इसको लिखते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, और ये मेरे को 0 प्लस एप्सिलॉन a, ये पूरा ऐसे लिखना चाहिए। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा log x, लिमिट रखूंगा एप्सिलॉन से a, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। अब बारी बारी से मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा, तो ये जाएगा log a माइनस log एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो जब आप एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे, अर्थात एप्सिलॉन के स्थान पर जब 0 रखोगे, तो ये log 0 हो जाएगा। और log 0 का मतलब होता है माइनस अनंत, और माइनस हमने पहले से लगा यानी कि अनंत, और अनंत में log a जुड़ेगा तब भी अनंत, तो कुल मिला के अनंत मिल गया आपको। यानी कि ये इंटीग्रल क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया। यानी n = 1 के केस में ये इंटीग्रल डाइवर्ज हुआ। n इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में भी ये इंटीग्रल डाइवर्ज हुआ। तो कन्वर्ज कब हुआ, n इज लेस देन 1 वाले केस में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि जैसे n इज लेस देन 1 वाले केस में हमने माना कि भैया चलो n का मान जब 1 से छोटा है तो अपने मन से अपन कोई एक वैल्यू सोचकर देखते हैं। वो अपन ने क्यों सोचा, ताकि इस लिमिट की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सके। तो हमने सोचा कि चलो n की वैल्यू 0 सोच के देखते हैं, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू अपने को सोचना था। ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू अपन 0 सोच के देखें, तो ये जो 1/एप्सिलॉन की घात में n - 1 है, ये आपका हो गया था एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन की घात में -1, यानी कि हो गया था ये एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, क्या 1/एप्सिलॉन की घात में n - 1 हमेशा थोड़ी ना 1/एप्सिलॉन की घात में -1 के बराबर होगा। ये तो सिर्फ n का मान 0 सोचने पर ऐसा होगा, लेकिन n का एकमात्र मान 0 थोड़ी है, n की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 में तो बहुत सारी वैल्यूज है ना भाई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस रूप में बराबर करके लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो हमेशा तो ये बराबर नहीं होगा ना भाई, ये केवल बराबर, ये इसके बराबर कब होगा, इसको आप ऐसा सिर्फ तब लिख सकते हो जब n का मान 0 होगा। लेकिन यहाँ पे n का मान 0 तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए चुना हुआ है ना भाई, ताकि हम आसानी से बता सके कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना भाई। तो आसानी से पता चल गया 0 होगा, लेकिन n का मान 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो n का मान बदलते जाएगा, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से लिखी जाएगी। जैसे n का मान 3 होगा, सॉरी 1 से छोटा है ना, तो जैसे n का मान आपने -3 रखा तो ये हो जाएगा -4, इस तरीके से। तो कुछ भी हो सकता है, n बराबर 0 के लिए बस इतना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसको इसके बराबर ना लिख करके आप इसको डायरेक्ट 0 लिखो दोस्तों। ठीक है, तब सही रहेगा। ये तो अपन ने 0 को अपने सुविधा के लिए, आपको आंसर लाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, वैसे ही आप देखो n इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में जब अपन ने एक एग्जाम्पल के लिए, एक सुविधा के लिए अपन ने 2 सोच करके देखा कि भाई ये जानने के लिए कि भाई इस लिमिट की वैल्यू क्या आती है करके, तो ये हो गया। जैसे 2 सोच के देखा तो 1/एप्सिलॉन हुआ, तो इसको इसके बराबर लिखना सही नहीं है। ये एग्जाम्पल के लिए बराबर सिर्फ कब होगा आप खुद बताओ, ये इसके बराबर कब होगा बताओ, ये एग्जैक्ट इसके बराबर कब होगा जब आप n का मान 2 सोचोगे। लेकिन n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, उस हिसाब से ये अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट इसको अपन अनंत लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो बातों ही बातों में समझाते समझाते मैंने उसके बराबर लिख दिया। तो उसके बराबर मुझे सिर्फ तब लिख सकना चाहिए जब उसकी वैल्यू कोई एकमात्र फिक्स होती है। लेकिन तो एक केस की बात कर रहे हैं ना,
तो जैसे n इज ग्रेटर देन 1 वाला केस है तो n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, और 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए इसकी लिमिट वैल्यू 0 सॉरी इस लिमिट की वैल्यू कितनी जाएगी, अनंत हो जाएगी दोस्तों। उदाहरण के तौर पे अपन ने n कमांड 2 रख करके सोच के देखा था उसको, ठीक है। तो इस रूप में आप लिखें तो ये ज्यादा सही है, ज्यादा सटीक है, क्योंकि अपन क्या है जो वैल्यू n की अपन जो सोच रहे थे उसी को जस्ट उसके बराबर लिख दिए थे, तो वो n की इतनी सारी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू उदाहरण के तौर पर हमने सोची थी, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट बना है, सही बना है, कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थ्योरम जो है वो सिद्ध होता है, ठीक है।